Today's topic is gel electrophoresis. तो थोड़ा पहले का रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आवाज आ रही है? यस मैम। कल मैंने बताया था तुम लोगों को कि डिजायर्ड डीएनए को लेते हैं एंड वेक्टर को लेते हैं। डिजायर्ड डीएनए को और वेक्टर को दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। तो जब हम लोग डिजायर्ड डीएनए को कट करते हैं तो हो सकता है कि जब हम उस जीनोम से डिजायर्ड डीएनए को अलग कर रहे हैं और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले तो उस जीनोम में उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बहुत सारे साइट्स प्रेजेंट हो। उसके कारण क्या होगा, बहुत सारे हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे और हमें डिजायर्ड डीएनए को ढूंढना पड़ेगा। या जब इसको हम लोग ब्रेक भी करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो सोचो ये तो दो टुकड़ों में टूटेगा या 3 टुकड़ों में टूटेगा, यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा। इस पूरे में हमारा फ्रेगमेंट कौन सा है, हमारा जीनोमिक जो डिजायर्ड जीन है वो कौन सा है, उसको पकड़ने के लिए हम लोगों को सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स करना पड़ता है। मतलब डिजायर्ड जो डीएनए है उसको सेपरेट करना पड़ता है। अब देखो, ये बात हम लोगों को पहले से पता रहेगी कि हमारे फ्रेगमेंट्स का सिगमेंट नोन रहेगा। जो प्रोडक्ट हम लोग चाह रहे हैं उसका सिगमेंट नोन है तभी ढूंढ पाएंगे। पूरे फ्रेगमेंट्स को, जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनेंगे उसको हम लोग एक टेक्निक यूज करके फ्रेगमेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। ये टेक्निक है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। The cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. मैं पिछले बैच के कुछ स्टूडेंट से पूछी, पिछली बार हम लोग किए थे तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पूरा टेक्निक है वो डिस्प्ले करके दिखाया गया था। रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं शेयर करती। ये जो पूरा जो तुम लोग डायग्राम देख रहे हो ये सिंपल ट्रे टाइप रहता है। जैसे घर में ट्रे यूज करते हैं, टी ट्रे, टी का जो ट्रे रहता है वैसे ही बिल्कुल छोटा सा ट्रे रहता है और यहाँ पे जेल से भरा हुआ फिक्स्ड जेल से भरा हुआ ये रहता है। ओके, बाद में और बताती हूँ। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स होता क्या है, देखो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो निगेटिवली चार्ज है, उसमें निगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। डीएनए है मैम एक बार फिर रिपीट कीजिए मैम आवाज। जाके देखो, फिर बोलिए मैम, आवाज नहीं आ रही। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड by which component? मैम फॉस्फोरस। यस, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होने के कारण जो डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है और निगेटिवली चार्ज के कैरेक्टर हम इस टेक्निक में यूज करते हैं। They can be separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through a medium or a matrix. इसको क्या करते हैं, इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग मूव कराते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स इजीली पॉजिटिव चार्ज की ओर वो मूव करेगा। जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप कर देंगे और उस बीच में डीएनए फ्रेगमेंट्स को डालेंगे तो डीएनए फ्रेगमेंट्स निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करना और फ्री स्पेस में नहीं मूव कर रहा है, ये एग्रोज जेल में मूव करता है जिसके बीच में पोर्स होते हैं। एग्रोज जेल के बीच में पोर्स होते हैं, उसी से ये डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करता है। अब बताओ, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे, जल्दी मोटा, भारी, बड़ा या छोटा, पतला? मैम छोटा वाला। छोटा वाला
क्योंकि छोटा जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और स्मॉल भी की तुरंत करता है। जब हम लोग देखो इलेक्ट्रोफोरेस्ट्री है, यहाँ पे चार्ज लगते हैं, यहाँ प्लग है, जैसे जैसे किसी भी मशीन को प्लग से जोड़ते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, हियर इट इज कैथोड एंड यहाँ एनोड, दोनों से तार निकलेगा, तार निकल के स्विच में जाएगा। फिर यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम लोग वेल कहते हैं। इस होल में हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को फीड करते हैं। जिस जिस डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करना है उतने डीएनए फ्रैगमेंट्स को फीड कर देंगे। छोटा स्ट्रक्चर होता है, उतने फ्रैगमेंट्स को इसमें इस होल में डाल देते हैं। डालने के बाद इसको इलेक्ट्रिक प्लग से ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स छोटा रहेगा वो फास्टली मूव करेगा और तुरंत वो सबसे नीचे की ओर जाएगा। जो डीएनए फ्रैगमेंट्स बड़ा रहेगा वो ऊपर की ओर रह जाएगा, क्योंकि उसको मूवमेंट में आसानी नहीं है, उसको एग्रोस पोर से पास करना है, वो हैवी रहेगा तो वो मूव जल्दी नहीं कर पाएगा। In this way, the largest and the smallest DNA fragments and the in between length of the DNA fragments are also separated in this way. और हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसका हम लोग लेंथ जानते हुए रहते हैं, और वहां से हम लोग अपने डिजायर्ड डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो होता क्या है, सिंस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और अ मैट्रिक्स। Nowadays, most commonly used matrix is agarose. It is a chemical substance which is a natural polymer extracted from the seaweeds. और ये seaweeds बताओ तो किस ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं मैक्सिमम? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइकिंथ, ये तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो गए। मैक्सिमम सीवीड्स, और कोई ट्राई करो। एल्गी से बने हुए हैं, लार्ज एल्गी दैट आर केल्प्स, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। वहां पे तुम जाके देखो, एल्गी से ही ये एग्रोजेल रिलीज भी होता है, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agrogel. छन्नी, एग्रोजेल जो है यहाँ पे छन्नी का काम करता है, जिसके पोर्स से होते हुए जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो मूव करता है। Hence, the smaller fragment size, the farther it will move. इसलिए इस छन्नी से जो जितना छोटा रहेगा उतना ही जल्दी वो मूव करता हुआ एनोड की ओर भागेगा, और जो बड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, वो नहीं जा पाएगा। बड़ा है इट मींस वो हैवी है, उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो वो तुरंत फास्टली मूव नहीं कर पाएगा। The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA compound known as with a compound known as ethidium bromide। इस लाइन को टिक करना। डीएनए जो होता है वो कलरलेस होता है, वो उसका कोई कलर नहीं होता। सो उस एग्रोज जेल से सेपरेट करने के लिए एक स्टेनिंग कंपाउंड यूज करते हैं हम लोग, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। उसके बाद हम लोग यूवी रेडिएशन से उसको उसके कलर, उस इथिडियम ब्रोमाइड के यूज करने के बाद यूवी रेडिएशन देते हैं, जहां पे फ्रैगमेंट्स है डीएनए वहां पे हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये सिंपल लाइट हमारा जो वेवलेंथ है उसको ये ऑब्जर्व करते, ये दिखते नहीं है। You cannot see pure DNA fragments in the visible light with and without staining. बिना स्टेन किए हम लोग विजिबल लाइट में डीएनए नहीं दिखता है, इट इज कलरलेस। टू मेक इट एक्सपोज or to expose it or to color it, we use a compound that is ethidium bromide and followed by exposure to the UV radiation, जिसके रेडिएशन में वो दिखना स्टार्ट होगा। You can see bright orange colored bands of DNA in a ethidium bromide stained gel exposed to the UV light. जब हम लोग ये वहां पे विजिट किए थे तो अच्छा खासा इस प्लेट को फिर रिमूव किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड यूज करके, और एक
यूवी रेज पास कराने के लिए एक अलग सा फोटोग्राफिक प्लेट बना हुआ होता है, उसमें हम लोग उसको इथिडियम ब्रोमाइड यूज करने के बाद उसमें रखते हैं और बकायदा उस यूवी रेज में ये डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। The separated bonds of DNA are cut out from the agarose gel। उसके बाद ये एग्रोज जेल ना एकदम हार्ड, जैसे किसी कोई केक वगैरह कैसे जम जाता है वैसा जमा हुआ रहता है और उसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद वहां से उनको कट किया जाता है और सेपरेट करने का ही भी एक अलग सा टेक्निक है। द डीएनए bands are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution। इसको टिक करेंगे। इस एग्रोज जेल से डिजायर्ड फ्रैगमेंट को फिर सेपरेट करना, उसको हम लोग कहते हैं इल्यूशन। द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर्स। इस तरह इस एग्रोज जेल से डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेट करके हम लोग फिर उसको अपलोड करते हैं प्लाज्मिड्स पे। तो ये जो टेक्निक यूज हुआ दैट इज कॉल्ड एज, व्हाट दिस इज कॉल्ड एज, electrophoresis। Illusion. No, whole process is called as gel electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी केवल नहीं बोलेंगे, ये जेल में हो रहा है ना, एग्रोज जेल में हो रहा है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे, जिसमें एग्रोज जेल का यूज हुआ है। इल्यूशन उस जब हम लोग पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, व्हेन वी परफॉर्म्ड ऑल द प्रोसेस एंड फाइनली वी सेपरेट आवर डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम दैट जेल, देन इट इज कॉल्ड एज इल्यूशन। इस पूरे टॉपिक में 2-3 पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है। दैट फर्स्ट इज डीएनए इज negatively charged or positively charged? Negative charge। Yes, DNA is negatively charged. So when we put this DNA fragments in gel electrophoresis, which is just like tray in structure, उसके दो एंड पे दोनों आपके पोल रहते हैं, वो दैट इज वन इज कैथोड एंड वन इज एनोड, बैटरी की तरह। एक माइनस चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज, फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्लग में जोड़ देते हैं। उसके बाद उससे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है एग्रोज जेल से। साइड में निगेटिव वाले साइड में वेल्स होता है, कैथोड साइड में वेल्स होगा, वहां पे हम लोग जितने फ्रैगमेंट्स को अलग करना है उसको फीड करते हैं एक ट्यूब से। वेल में पूरे डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाल देंगे और प्लग से उसको प्लग लगा देंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द डीएनए, साइज ऑफ द डीएनए, ये डीएनए जो है वो मूव करना स्टार्ट होगा। सबसे आगे कौन जाएगा? Smaller one. Smaller। देन द स्मॉलर वन विल मूव फास्टर, और सबसे आगे स्मॉलेस्ट वाला चला जाएगा और सबसे पीछे लार्जेस्ट वाला रहेगा। इसके बाद पूरे डीएनए जो है हमारे वो फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाएंगे। हम लोगों को ऑलरेडी पता रहता है कि हमारा डिजायर्ड डीएनए का क्या साइज है, उस साइज के अनुसार पे वहां से हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट को चुन लेते हैं, चूज कर लेते हैं। उसके बाद इसको डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखते नहीं है इसलिए उसको स्टेन करते हैं, यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज व्हिच केमिकल कंपाउंड? Sodium bromide. Yes, that is called as ethidium bromide. An important question is asked: a DNA is colorful or colorless? Colorless. Colorless। Yes, it is colorless। और ये तुमको व्हाइट लाइट में नहीं दिखता है, विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा। इसके लिए इसको इथिडियम ब्रोमाइड यूज करके जो कि स्टेन कर देता है और हम लोग यूवी रेज में इस डीएनए के फ्रैगमेंट्स को देख पाते हैं। वहां से हम लोग अपने डिजायर्ड डीएनए को इस एग्रोज जेल से सेपरेट करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन एंड होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये फ्रैगमेंट जब सेपरेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको लोड करेंगे किस पे? Cloning vector. यस, क्लोनिंग वेक्टर्स पे, जो कि एक प्लाज्मिड है। सो हम यहाँ तक पढ़ लिए आपका रेस्टिंक्शन एंजाइम्स एंड सेपरेशन ऑफ आवर डिजायर्ड डीएनए। क्योंकि रेस्टिंक्शन एंजाइम यूज करने के बाद एक प्रॉब्लम हम लोगों को मिला था कि हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो बहुत फ्रैगमेंट्स में बट गया था, उसके साथ दूसरे फ्रैगमेंट भी आ गए थे जिसमें से हम लोगों को डिजायर्ड डीएनए को चुनना था।
चुन लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसके बाद उसको क्लोनिंग वेक्टर्स पे लोड करेंगे। नाउ अब इस क्लोनिंग वेक्टर्स का क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है, ये जो टॉपिक है इसको डील करेगा। किसी भी प्लाज्मिड या किसी भी हम लोग डीएनए मटेरियल को उठा के एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स यूज नहीं करते हैं। उसका क्या पिक्यूलियर डिमांड है, कैसा होना चाहिए, उसमें उसका शेप क्या होना चाहिए, उसमें कितना उसका खुद का साइज होना चाहिए, उसके कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये सभी टॉपिक्स हम लोग इस क्लोनिंग फैक्टर्स में पढ़ेंगे। You know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within the bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. दो अभी तक तो मैं केवल प्लाज्मिड्स बोल रही थी, और ये प्लाज्मिड्स किस में पाया जा रहा है? बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया में। लेकिन एक और ऑर्गेनिज्म को तुम लोग याद करो जो कि बैक्टीरियोफाज था, और वो भी अपने डीएनए को बैक्टीरिया में डालता है और बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच होकर रेप्लिकेट करने की क्षमता को रखता है। तो जस्ट यहाँ पे सोचो कि हम लोग बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को भी वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, उसका जो पैथोजेनिक पार्ट है उसके जीन का, उसको हटा देंगे और रेस्ट को उसके जीन पे लोड कर देंगे। फिर बैक्टीरिया को उससे इन्फेक्ट करेंगे, और ये उसमें क्वालिटी रहेगा कि वो बैक्टीरियल जीनोम से अटैच हो जाएगा, और वो अटैच हो जाएगा, और अटैचमेंट के बाद हमारा डिजायर्ड डीएनए भी उसके साथ रेप्लिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इस कंसेप्ट में यहाँ पे एज अ क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज दोनों का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल भी बैक्टीरिया में जाके उसके जीनोम को यूज करके रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इस बैक्टीरियोफेज से जो पैथोजेनिक जीन्स है उसको हटाया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे डीएनए को लोड कर पाए। ये सभी बातें होती हैं पहले। Have ability to replicate, bacteriophage because of their high number per cell have very high copy numbers of their genomes within the bacterial cells. ये कॉपी नंबर को टिक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब या तो ये प्लाज्मिड हो या बैक्टीरियोफेज हो, वो बैक्टीरिया में जाके अपने आप को कितनी बार रेप्लिकेट करा सकता है, इसको कॉपी नंबर बोलते हैं। ये डिपेंड करता है वेरियस ऑर्गेनिज्म पे। मतलब कोई प्लाज्मिड, किसी एक बैक्टीरियल सेल में एक प्लाज्मिड है, वो उस बैक्टीरियल सेल में कितनी बार अपने कॉपी को बना सकता है, कितनी बार रेप्लिकेट कर सकता है, उसको कहेंगे कॉपी नंबर। उसी तरह बैक्टीरियोफेज का भी जीनोमिक मटेरियल जो बैक्टीरिया में जा रहा है, तो उस बैक्टीरिया में जाके वो कितनी बार रेप्लिकेट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉपी नंबर। यस, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉपी नंबर। अब बताओ मुझे, बायोटेक्नोलॉजी में कैसा वेक्टर अच्छा रहेगा जिसका कॉपी नंबर, जिसकी कैपेसिटी, कॉपी नंबर कैपेसिटी ज्यादा है, या जिसकी कॉपी नंबर कैपेसिटी कम है? हम ज्यादा वाले की, जिसकी ज्यादा ज्यादा। यस वेरी गुड, ज्यादा वाले की। क्योंकि वो जितना ज्यादा कॉपी नंबर बनाएगा, मतलब उतना ज्यादा उसको रेप्लिकेट करने की क्षमता है उस सेल में, उस बैक्टीरिया में। एक बैक्टीरिया में उतनी बार वो रेप्लिकेट कर सकता है, और जितनी बार रेप्लिकेट करेगा हमारे डिजायर्ड डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और प्रोडक्ट को बढ़ाएगा। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. Their number can go even higher if we are able to link an alien DNA with the bacteriophage or plasmid DNA. It can multiply its number equal to their copy number. जितना उसका कॉपी नंबर करने की क्षमता है, जितने उसको मल्टीप्लाई करने की क्षमता है, उतनी ही बार वो हमारे एलियन डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। सो नाउडेज वी आर प्रिपेयरिंग सच टाइप ऑफ वेक्टर जिसका कॉपी नंबर कैसा हो, ज्यादा या कम? ज्यादा। यस, जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे that they help easy linking of foreign DNA, selection of recombinants from the non-recombinants, and they have high copy number also.
और उनका कॉपी नंबर भी हाई रहे, और फॉरेन डीएनए उस पे लोड होने के बाद उसको आसानी से उस प्लाज्मिड को पहचाना जा सके कि हाँ, इस प्लाज्मिड पे मेरा फॉरेन डीएनए लोड हो गया है। ये देखो, एक बात, एक स्ट्रक्चर याद रखो, जब मैं तुमको ये बता रही थी स्ट्रक्चर, तो यहां बताई थी ना कि स्टिकी एंड बनता है ना। यस मैम। तो अगर सुटेबल टाइमिंग और सुटेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन डीएनए इसमें अटैच नहीं होगा ना, तो वो बिना फॉरेन डीएनए लोड किए अपने आप भी ये अटैच हो जाएगा, मतलब खुद फिर से जुड़ जाएगा। तो ये प्लाज्मिड फिर मेरे काम का रहेगा? नहीं। यस, वेरी गुड। नहीं। ये रिकम्बिनेंट होगा? नहीं। नहीं। नो मैम। तो बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। तो क्योंकि ये प्लाज्मिड खुद भी अटैच होने की क्षमता रखता है, इसलिए ये बहुत क्विक है। हम लोग तुरंत डालते हैं, फिर करवाते हैं इसको, एगिटेशन करवाते हैं, और फिर चेक करना पड़ता है कि कौन प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट बने और कौन सा प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट नहीं बना, इनिशियल जैसा ही रह गया। तो यहाँ पे हमको सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस सेपरेशन के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये प्लाज्मिड जो वेक्टर यूज कर रहे हैं वो कुछ ऐसा यूज करें जो कि फॉरेन डीएनए को लोड करने के बाद ये हमें कुछ सिंबल देना स्टार्ट कर दे, मतलब इसमें कुछ चेंजेज आ जाए, तब हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं ना। यस मैम। यस, मतलब कोई प्लाज्मिड ये टूटा, ब्रेक किया, और इसमें हम लोगों को अपलोड करना है फॉरेन डीएनए को, लेकिन फॉरेन डीएनए ये अपलोड नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, बस ये खुद अपने आप ज्वाइन कर गया। लेकिन कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे भी बने, और एक प्लाज्मिड के साथ ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्लाज्मिड्स रहते हैं और बहुत सारे डीएनए हम लोग डाल के एगिटेट कराते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड्स फॉरेन डीएनए को अपलोड किया। तो आखिर हमको उस प्योर प्लाज्मिड को इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड से अलग करना पड़ेगा। हमें तो केवल चाहिए कैसा प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट या प्योर? रिकम्बिनेंट। यस, रिकम्बिनेंट। अब इस रिकम्बिनेंट के लिए इसलिए हम लोग पहले ही चाहते हैं कि ये प्लाज्मिड ऐसा रहे कि जब ये रिकम्बिनेंट हो जाए तो कुछ हमें सिंबल देना स्टार्ट कर दे, और हम आसानी से इस प्लाज्मिड को प्योर पेरेंटल प्लाज्मिड से अलग कर पाए। इसलिए जो हमारा डिमांड है उसके कारण वेक्टर्स का ना कैरेक्टर चेंज होता है, वेक्टर्स की डिमांड और वेक्टर्स कैसे होने चाहिए वो चेंज होने लगता है। जैसे हम लोग कभी, जैसा हमारे मन में डिमांड रहता है कपड़ा खरीदने का, कोई भी कपड़ा खरीदने का, जैसे हम चाहते हैं कि इजी हो, कंफर्टेबल हो, और गर्मी भी दे, उसमें पैकेट भी रहे, कुछ सामान रखने में भी बने, उसमें कॉलर भी रहे, उसमें कैप भी लग जाए, जब चाहे कैप हट भी जाए। तो उस टाइप का हमें खोजना बिनना पड़ेगा ना, कि किसी भी कपड़ा को जाएंगे और उठा लेंगे, क्या करेंगे? ढूंढना पड़ेगा। ये ढूंढना पड़ेगा। जितनी हमें हमारी डिमांड जितनी बढ़ेगी, जितना हम लोग सहूलियत चाहेंगे, उतना ही हमको मार्केट सर्च करना पड़ेगा। अब हम चाहेंगे, मैं चाह रही हूँ कि साड़ी हो ऐसा जिसमें पैकेट भी हो और उसमें प्लेट्स ऑलरेडी बने हुए हो, प्लेट बनाने की जरूरत नहीं हो, आंचल ऑलरेडी पिन लगा हो, उसमें केवल बांध लेना हो। तो उतना मुझे ढूंढना पड़ेगा कि देखते हैं इसमें पैकेट लगा है कि नहीं। पैकेट लगता तो अच्छा रहता, आराम से मोबाइल रखा जाएगा, पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वैसा डिमांड, अगर डिमांड मेरा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स हमारी जो चूजिंग क्वालिटी है वो भी बढ़ने लगेगी। इसलिए वेक्टर्स जो है वो बहुत चूज किया जाता है और बहुत लेबोरेटरी में अब मैनिपुलेट करने लगे हैं हम लोग। ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर देते हैं। सो देयर मस्ट बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर चूजिंग और आवर वेक्टर्स, जिसमें पहला तो कैरेक्टर हो गया कि इसमें लार्ज कॉपी नंबर होना चाहिए। उसके बाद और भी हमें क्या कैरेक्टर चाहिए, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला, द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। पहला है कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इस पॉइंट को तो तुम लोगों को भूलना ही नहीं है। वेक्टर बना ही किस कारण, क्योंकि उसके पास क्या है, origin of replication. ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो
तो ये तो कभी भूलना ही नहीं है कि वेक्टर को अपना origin of replication होना चाहिए. This is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. ये ऐसा सीक्वेंस है कि कोई भी एलियन डीएनए या एलियन सीक्वेंस इससे जुड़ेगा तो वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. Again tick this line. 2 क्वेश्चन तुम्हारे 12th में आता है इससे. पहला क्वेश्चन की मतलब 2 रोल आता है. गिव 2 रोल्स ऑफ ORI. 2 रोल दीजिए. तो पहला रोल क्या है? इट हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन हेल्प करता है. और दूसरा है ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए. लिंक्ड डीएनए जो है उसके कॉपी नंबर को भी ये कंट्रोल करता है. तो इसका 2 फंक्शन हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट फंक्शन इट कंट्रोल्स और इट इनिशिएट्स द रेप्लिकेशन. सेकंड फंक्शन इज इट कंट्रोल्स द Copy number. yes copy number of the linked DNA. So if we want to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. इसलिए हम लोगों को ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चूज करना होगा तो जिसका origin of replication हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है. मतलब वो origin of replication ऐसा फंक्शन करेगा कि उससे काफी बार रेप्लिकेट किया हो सकता है उस origin of replication से. So there the vector must contain the origin of replication which has 2 function. First it initiates the replication of DNA which will helps the alien DNA to replicate also, and दूसरा it maintains the copy number of the target DNA. means जो target DNA है जो हमारा desirable DNA है उसके copy number को भी ये maintain रखता है. इसलिए हम लोग ऐसा origin of replication वाला vector ढूंढते हैं जो high copy number को support करे. Okay, so in this class we read about two topics. The first one was gel electrophoresis, that is separation of the DNA fragments, desired DNA fragments, and the second is the 2 qualities of the vector. There are many other qualities which we will study in the next class. हम लोग